Hey learners, welcome to Easy Route, where we make education easy and fun. आज हम लोग आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 28 पढ़ेंगे। तो चलिए जब एक बेसिक सेक्शन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसको आगे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 28 बात करता है कि जब कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर के पास आएगा, तो उन्हें किस लॉ या रूल को फॉलो करना होगा। ये क्लियर होना चाहिए पहले से ही। तो पहली बात, अगर दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, तो आर्बिट्रेटर उसी लॉ को फॉलो करेगा। मतलब अगर आपने लिख दिया है कि इंडियन लॉ फॉलो होगा, तो वही होगा। अब मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या होगा? तो फिर आर्बिट्रेटर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज के रूल्स को देखेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसको और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम के थ्रू इसको कंप्लीटली पढ़ लेंगे। तो इसका सब सेक्शन 1 बात करता है गवर्निंग लॉस फॉर आर्बिट्रेशन के बारे में। सब सेक्शन 1 दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ए और बी। तो सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए बात करता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को लेकर के, या फिर अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को लेकर के। ये बात करता है कि जब आर्बिट्रेशन इंडिया में हो रहा है और पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा, तो आर्बिट्रेटर वही लॉ फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा, तो फिर आर्बिट्रेशन में इंडियन लॉ ही अप्लाई होगा। अब सेक्शन 1 क्लॉज बी इसका क्या बोलता है? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में। जब आर्बिट्रेशन इंडिया में हो रहा है, लेकिन पार्टी इंटरनेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी इंडिया से और दूसरी पार्टी अब्रॉड से है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो आर्बिट्रेटर को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज के प्रिंसिपल को देखकर डिसाइड करना होगा कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा वहां पर। इसको हम लोग एक छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो फिर आर्बिट्रेटर देख सकता है कि पार्टीज का रिलेशनशिप और डिस्प्यूट किस कंट्री से क्लोजली कनेक्टेड है, और उसके हिसाब से लॉ अप्लाई कर देगा। अब सबसेक्शन 2 बात करता है हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ। मतलब कि ये सबसेक्शन बोलता है कि आर्बिट्रेटर को एप्लीकेबल लॉ या रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करना है जो पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया है। अगर पार्टीज ने किसी पर्टिकुलर लॉ या रूल को फॉलो करने का नहीं बोला है, तो आर्बिट्रेटर वही लॉ फॉलो करेगा। अब सबसेक्शन 3 बात करता है डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। मतलब कि आर्बिट्रेटर को एम्पावरमेंट देता है ये, कि अगर पार्टीज ने स्पेसिफिकली आर्बिट्रेटर को ऑथोराइज किया है, तो आर्बिट्रेटर इक्विटी और जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। मतलब फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए लॉ के अलावा भी कुछ कंसिडरेशन हो सकते हैं। तो गाइस, सेक्शन 28 का बैकग्राउंड स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्लियर हो, फेयर हो, और आर्बिट्रेटर्स को पता हो कि उन्हें कौन सा लॉ फॉलो करना है। होप ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगी सेक्शन 28 को अच्छे से समझने में। कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू।